हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो पोषण है वो किस तरह से होता है। देखिए, प्लांट्स के अंदर जो पोषण है वो किस तरह से होगा, वो होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यानी कि प्लांट्स के पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ये कैसे हैं? खुद अपना खाना बना सकते हैं, खुद अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? देखिए, ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स जो है वो फूड किस तरह से बनाते हैं, वो बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, ये मैं आपको अभी क्लियर कराता हूं। देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन ना हो, जिसके अंदर कार्बन ना हो। अब आप कहोगे सर इसमें CO2 होता है इनऑर्गेनिक में, तो इसके अंदर तो कार्बन है, ये तो ऑर्गेनिक होना चाहिए इस हिसाब से। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, जबकि ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन होता है। तो कार्बन तो इसके अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर कार्बन है तो ये तो ऑर्गेनिक में जाना चाहिए। नहीं, ये ऑर्गेनिक में नहीं जाएगा, ये ऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, जो है वो एक्सेप्शन आपको लर्न होने चाहिए। एक्सेप्शन मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए सत्य है लेकिन किसी एक चीज़ के लिए सत्य नहीं है। अब आप इसको किस तरह समझ सकते हो? मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है, कोई बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है, और टीचर ने सब बच्चों से क्या करा, कुछ काम करने को दिया कि आप इस चीज़ को लर्न करिए, और 15 मिनट बाद सब बच्चों ने लर्न कर लिया, लेकिन एक होशियार बच्चा जो है वो किसी वजह से उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाया। तो टीचर क्या करेगा? टीचर उसको पनिशमेंट नहीं देगा। हालांकि उसको मिलनी पनिशमेंट चाहिए, लेकिन टीचर उसको फैसिलिटी देगा, उसको पनिशमेंट नहीं देगा। उसी हिसाब से, उसी तरह से हम क्या कहेंगे कि ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन ऐड कर रखा है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कार्बन की ऑक्साइड्स, कार्बन की डाइऑक्साइड्स और कार्बन की मोनोऑक्साइड्स, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन की मोनोऑक्साइड, कार्बन की डाइऑक्साइड, ये हमेशा क्या होंगी? इनऑर्गेनिक होंगी। आपको याद होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इनऑर्गेनिक होगी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा? ऑर्गेनिक मैटर में आएगा C6H12O6, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो, और ग्लूकोज वगैरह भी आप बोल सकते हो। अभी आपके लिए सब सही है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज अभी आपके लिए लगभग सेम है। अब जब 11th क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के तहत। कौन सी प्रोसेस के तहत? वो होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? प्लांट क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, एंड दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द लीफ ऑफ द प्लांट। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस को आप वर्ड से तोड़िए। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब लाइट से कुछ बनाना। अब यहाँ क्या बनता है? फूड बनाता है। क्या बनाता है अपने लिए? फूड बनाता है। तो फूड, तो सूर्य के प्रकाश की मदद से जो फूड बन रहा है, जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मॉलिक्यूल लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल लगेंगे वाटर के। आप इधर देख सकते हो, देखिए मैं अभी इस इक्वेशन को आपको लर्न करवा दूंगा यहीं पे। आप इसको कैसे याद रखिए? एक बार 6 आ गया, उसके बाद 6 ही चलेगा, लेकिन 12 एक बार 12 आएगा। देखिए 6CO2 12H2O, C6H12O6 6O2 एंड 6H2O। तो यहाँ पर क्या बात याद रखने वाली कि आपको ना यहाँ से क्वेश्चन, इस इक्वेशन में क्वेश्चन बना देता है कई बार, वो मैं आपको भी समझाऊंगा किस तरह से बना सकता है। देखिए, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, 6CO2 प्लस में 12H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। ये हो गया हमारा फूड, C6H12O6, उसके बाद 6O2 एंड 6H2O। अगर आपको ये इक्वेशन लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? आपको पता ना 6, 12 मॉलिक्यूल हो गए तो ये भी डबल हो जाएगा। देखिए, जितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लगेंगे उतने मॉलिक्यूल हमें किसके मिलेंगे? वाटर के मिलेंगे। उतने ही मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन के मिलेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन बनता है। देखिए, आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाटर के बीच में जो हमने क्या डाले? रिएक्टेंट डाले। जो हमने रिएक्टेंट डाले, इधर क्या होगा? देखिए यहाँ पर बाय द वे क्लोरोफिल और सनलाइट होती है बीच में, आपको पता होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, 6CO2 और 12H2O। यहाँ पर क्या है? देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड
को कितने वाटर की ज़रूरत पड़ रही है? 12 की। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए यहाँ पर सिंपली डबल हो गया, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि 24। कितने हो गए? 24 वाटर मॉलिक्यूल। और आपको पता है जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में हम लेते हैं उतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आते हैं, तो इस हिसाब से इधर 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे। उसी तरह से सेम जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ पर जो है 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए, दोबारा देख लीजिए। 6 CO2 को कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? 12। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हमने फोटोसिंथेसिस करानी है, फोटोसिंथेसिस अगर हम कराएंगे तो हमें सनलाइट चाहिए होगी, ये बात सबको पता है और इस बात का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हो पाता। इवन नीट के लिए जो बच्चे होते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखने की बात है। 6 CO2 और 12 H2O का मिश्रण हमें क्या दे रहा है? 6 ऑक्सीजन दे रहा है और 6 ही वाटर के मॉलिक्यूल दे रहा है। और ये जो है हमारा शुगर, ये तो सबको लर्न होगा कि C6H12O6 हमें मिलता ही मिलता है, इसका एक मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, कितना? एक मॉलिक्यूल। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगी? ये डबल आ जाएगी, बाकी ये डबल हो जाएंगी। आपको पता है इक्वेशन मल्टीप्लाई करना सिंपल है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए कितना वाटर चाहिए? 12 वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये डबल हो जाए तो ये डबल हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:2। अगर ये 2 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो यहाँ हमें 2 से गुना कर देंगे तो हमें 2 मिलेगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 1:2 का है, जस्ट डबल है वाटर का मॉलिक्यूल जो कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें ये समझना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चीज़ को अच्छी तरह देखते रहिए। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर जाते हैं, या आप बोल सकते हो कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:2 है। और जो हमें फॉर्मेशन होगी 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, मतलब जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, मिनिमम तो 6 है वैसे, कितने? मिनिमम तो 6 है। अगर आप इसको हाफ कर दोगे ना, पूरी इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर दोगे, 1/2 से, तो ये हाफ वो मिल जाएगा हमें, C6H12O6 हाफ, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता उस तरह से, तो उसका हम बात नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमें लगाते हैं ना स्टार्टिंग में, उतने ही हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और उतना ही हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पर जो स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट में वाटर मॉलिक्यूल करते हैं वो स्टार्टिंग में डबल होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है? डबल होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, और फाइनली जाकर वो हाफ हो जाते हैं। इस इक्वेशन के साथ आप खेलते रहिए, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फोटोसिंथेसिस। इसको टीचर पता नहीं कैसे कराते हैं, बस आए बता दिया ये दो टीचर आए बस बोल दिया 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल, और भाई चलने दिया बस गाड़ी की तरह। गाड़ी नहीं चलानी है हमें समझना है यार, क्वेश्चन करने हैं, ऐसे थोड़ी बनता है क्वेश्चन। चलिए अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, मैंने क्वेश्चन की तरह आपको समझा दे भाई किस तरह से कितने मॉलिक्यूल हैं, किस तरह से इनका क्लोज एसोसिएशन है, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं ये मॉलिक्यूल। और आप देखोगे यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक। ऑक्सीजन जो है वो हमारा कैसा मॉलिक्यूल है? इनऑर्गेनिक। वाटर कैसा है? इनऑर्गेनिक। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान 3 स्टेप होते हैं आपकी बुक में, कितने दे रखे? 3 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए दिन के टाइम पे हम बात करेंगे, दिन के टाइम पे, यहाँ पे भाई दिन के टाइम पे बात कर रहे हैं। तो दिन के टाइम में क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होंगे और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी तो क्या होगा? वाटर के साथ ही क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और ये फूड बनाएगा। लेकिन सनलाइट हमें चाहिए यहाँ पर बीच में, सनलाइट भी होती है रिएक्शन में, ज़रूरी है, उसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। तो सनलाइट जो है वो ट्रैप कर ली जाती है, किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, हरित लवक के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रैप कौन करेगा? लाइट को, सनलाइट को, क्लोरोफिल। उसके बाद जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए लाइट एनर्जी जो थी यहाँ पर वो केमिकल एनर्जी में कौन सी फॉर्म में? C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में टूट गया और जो हाइड्रोजन में टूटा था उसका बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर चला गया, पूरा ही चला गया। यहाँ पर क्या चला गया? यहाँ पर इसका कितना हिस्सा चला गया? हाफ चला गया। देखिए 12 इंटू H2 इंटू 12 कितने हो गए? 24 H हो गए। कितने हो गए? 24 हाइड्रोजन हो गए, जबकि 12 यहाँ पर है। तो आधा जो वाटर है, जो आधा वाटर का H है, देखिए कितने बन रहे हैं आप देखिए ना, 12 12 दूनी
24 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं एक तरह से। तो यहाँ पर कितने हैं, तो फूड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं, ओनली 12 कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 12। तो बच्चे जो 6 हैं, बच्चे जो 12 हैं, यहाँ पर देखिए वो वाटर में आ गए। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन किस तरह से टूटा आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 12H2O। अब ये ना टूटेगा, ये वाला वाटर टूटेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। किस तरह से टूटेगा, देखिए इस तरह से टूटेगा। हमें पता है फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 6 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और 6 ही हमें वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल काउंट करूँ, कितने हैं, 24 है ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। 24 जबकि ऑक्सीजन के कितने हैं, 12। तो आप देख सकते हो कि जो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, O2 की में। तो 6O2 यानी कि 12 हो गए ये पूरे, देखो यहाँ पर आ गए। बचे 24, ये क्या होगा इस 24 का, ये जो 24 है इसके आधे पार्ट, इसका आधा पार्ट यानी कि 12 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन किस में चले जाएंगे, C6H12O6 में चले जाएंगे, यानी कि फूड बनाने में चले जाएंगे। और जो बचे 12 बचेंगे, जो 12 बचेंगे यहाँ पर देखिए वो किस में चले जाएंगे, जो वहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा था उसमें चले जाएंगे। तो गाइज मेरा कैमरा बंद हो गया था क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, इसलिए मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ा। तो अब मैंने बहुत कुछ समझा दिया था अभी, लेकिन ये कैमरा अपना बंद हो गया यार, क्या करें। पर देखिए मैंने आपको समझाया कि जो यहाँ पर 12 वाटर के मॉलिक्यूल थे, 12 वाटर के मॉलिक्यूल थे वो स्प्लिट हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे। और हाइड्रोजन जो बची हाइड्रोजन होगी वो फूड को बनाने में चली जाएगी। ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वाटर जो है वो टूट जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है, वही उसी के बारे में बात की। देखिए अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन क्या होता है, देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए रिडक्शन मतलब होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी रासायनिक कंपाउंड में हम क्या करें, हाइड्रोजन को जोड़ दें या फिर ऑक्सीजन को हटा दें, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ये एक प्रोसेस है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा डिक्रीज होता है रिडक्शन में। आपको ये बात पता होनी चाहिए, रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिडक्शन में क्या होता है, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ये बात आपकी एक्स्ट्रा थी, उसको छोड़िए। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर थी, 6 CO2 के मॉलिक्यूल थे, वो C6H12O6 बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें इस CO2 वाले पॉइंट पे, इस CO2 वाले कंपाउंड में, तो हमें क्या मिल रहा है, C6H12O6 मिल रहा है। तो इसी को ही रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन तो एज इट इज था, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की एंट्री और करा दी, हमें क्या मिल गया, C6H2। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की एंट्री भी करा दी, उसके बाद हमें क्या मिल गया, C6H12O6। दोबारा देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है गया, कार्बन का मॉलिक्यूल है गया, हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए जिससे हमें C6H12O6 मिल सके, यानी ग्लूकोज मिल सके। तो हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करवा दिया। क्या कर दिया, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कन्वर्ट देम इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो हमें क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया दोबारा इस वीडियो को देखिए गाइज। डू वर्क हार्ड, मेहनत करते रहे गाइज। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस चीज़ को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो प्लांट में किस तरह से होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए गैसेस का एक्सचेंज जो प्लांट में होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर। स्टोमेटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्टोमेटा सिर्फ एक छेद है, स्टोमेटा सिर्फ एक छेद है। और स्टोमेटा का जो सिंगुलर वर्ड है वो क्या है, स्टोमा। अगर मैं कहूँ कि मैंने प्लांट के अंदर एक स्टोमा देखा, तो इसका मतलब मैंने सिंगल छेद देखा प्लांट के अंदर, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो स्टोमा जो है इसका सिंगुलर वर्ड है। क्या है, सिंगुलर वर्ड। गाइस इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा वाटर जो है वो भी लॉस किया जा सकता है, बहुत सारा वाटर जो है उसको भी यहाँ पर खोया जा सकता है, बहुत सारे वाटर को भी रिलीज किया जा सकता है। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। लेकिन अब देखिए हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ना, किसके बारे में पढ़ना, स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देखिए जो यहाँ पर एक ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ग्रीन, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर। और जो ये दो किडनी शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, किडनी शेप, ये क्या है, गार्ड सेल है। ये क्या है, किडनी शेप स्ट्रक्चर जो है गार्ड सेल। गार्ड क्या करता है, गेट के बाहर खड़ा होता है, गेट को खोलना और गेट को बंद करना। तो आप समझिए कि गार्ड क्या करता है, गेट को बंद करते हैं और खोलते हैं। हमारे लिए गेट क्या है, हमारे लिए गेट है स्टोमेटल पोर। तो इसको खोलते हैं और इसको बंद कर देते हैं गार्ड सेल्स। किस तरह से करते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर गार्ड सेल्स होते हैं, 2 गार्ड सेल्स होते हैं प्लांट की लीफ के अंदर, ठीक है। तो उसके साइड में बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि गार्ड सेल के
चारों तरफ कौन सी सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स। जो सब्सिडरी सेल्स है उसके बाद हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर जो बीच का स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमेटा का छेद। स्टोमेटल पोर कब ओपन होता है कब क्लोज होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। देखिए उससे पहले स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये लीफ पर प्रेजेंट होगा, स्टेम पर होगा और रूट पर। लीफ पर प्रेजेंट होगा, स्टेम पर होगा और रूट पर, इनके सरफेसेस पर, ठीक है। उसके बाद जो है स्टोमेटा क्या, कैसे और कब ओपन होता है? स्टोमेटा जब ओपन होता है, जब स्टोमेटा प्लांट के अंदर कब ओपन होगा? ये होगा हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से। वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा हार्मोन्स की वजह से किस तरह से। पर अभी आप समझिए कि हार्मोन से क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो फूल जाते हैं। अगर वो फूल गए मतलब इनके अंदर आ गया वाटर। फूलेंगे क्यों? क्योंकि इनके अंदर आ गया वाटर। वाटर क्यों आया? ये आया हार्मोन्स की वजह से। तो देखिए जो वाटर जब इनके अंदर आएगा तो ये फूल जाएंगे। जब ये फूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। फूलने से ये खुलेगा और जब ये श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कौन? गार्ड सेल्स, तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा हमारा स्टोमेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। अब स्टोमेटा कब खुलेंगे और कब बंद होंगे? देखिए जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होगी तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? रेगिस्तानी प्लांट्स को, जिनको जीरोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स बोलते हैं रेगिस्तानी प्लांट्स को। तो जो रेगिस्तानी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? दिन के टाइम पे क्या करते हैं? इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट, जो फूड बनाने में हेल्प करता है, बाद में जो फूड बनाने में हेल्प करेगा, इंटरमीडिएट बोल दिया उसको। और रात को क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन? डेजर्ट प्लांट। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट प्लांट जो है वो रात को अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ आना चाहिए गाइज। इसको अच्छी तरह देख लीजिए, इसमें कुछ था नहीं, इतना ही था। इसको अच्छी तरह करिए, किताब से क्वेश्चन करिए। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ को कि प्लांट के अंदर क्या क्या होता है। देखिए ये जनरल टॉक का क्वेश्चन है, यहाँ पर जनरल बातें होंगी। देखिए प्लांट जो है रात को, प्लांट जो है वो रात को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। कौन से प्लांट? नॉर्मल प्लांट। कौन से प्लांट? नॉर्मल प्लांट। अभी हम बात करेंगे थोड़े डेजर्ट प्लांट के बारे में भी। देखिए नाइट के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट हैपेंस, तो आपको बताना कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल दिया जाता है। CO2 को निकाल दिया जाता है बॉडी से, प्लांट की बॉडी से। और दिन के दौरान क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसका इस्तेमाल करता है प्लांट सांस लेने के लिए। आपको पता है ना, प्लांट सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है। गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो रात को क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? डे टाइम में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि डेजर्ट प्लांट रात को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गैसेज आर एक्सचेंज बाय, गैसेज किस तरह से एक्सचेंज होती हैं? गैसेज जो हैं वो एक्सचेंज होती है बाय डिफ्यूजन एट द स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि प्रसरण। क्या होता है? प्रसरण। प्रसरण के दौरान क्या होता है? प्रसरण के दौरान, प्रसरण की वजह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी O2 एंड CO2। CO2 तो प्लांट के अंदर चली जाती है, O2 इन्वायरमेंट में आ जाती है, ठीक है। अब प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट को कुछ क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। कुछ मिनरल्स चाहिए, तो कौन कौन से मिनरल्स चाहिए? सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करते हैं? प्लांट के अंदर जितने भी प्रोटीनशियस कंपाउंड होते हैं, जितने भी प्रोटीनशियस कंपाउंड होते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। कौन? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किस तरह से ली जाती है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में। किस तरह से? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में। उसके बाद इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद क्या होता है? हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या चाहिए होता है प्लांट को? फॉस्फोरस और आयरन जैसे कंपाउंड, आयरन जैसे एटम्स या आयरन जैसे एलिमेंट्स भी, तत्व भी प्लांट को चाहिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइज, मतलब इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं था कि आएगा ही आएगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी होती है। आपसे पूछ सकता है मैग्नीशियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। कहाँ पर? क्लोरोफिल में। इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन फूड। जाइलम और फ्लोएम में किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वैसे ही मैंने टॉपिक करा रखा है 9th क्लास का, जो 9th क्लास में है उसमें मैंने कराया हुआ है, लेकिन उधर कुछ चीज़ें नहीं हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, तो हम उसे आगे करेंगे, अच्छी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ लेते हैं। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। मतलब पानी का और फूड का किस तरह से परिवहन होता है प्लांट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लांट्स के अंदर दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के 4 कंपोनेंट है, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से होते हैं बताइए? अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो जाइए इस लेक्चर को छोड़िए और बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। 9th वाला जो मैंने टिश्यू वाला चैप्टर कराया था उसे पढ़िए जाकर, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, पर उन 4 कंपोनेंट्स में मैं नाम नहीं बताने वाले कौन से होते हैं।
इस लेक्चर को वही बच्चा अटेंड करेगा जो 4 कंपोनेंट लर्न करके आया है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ 4 कंपोनेंट के बारे में। वो 4 कंपोनेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, उनमें से सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा वेसल्स और एक होगा ट्रैकेट्स। वेसल्स यानी कि वाहिकाएँ, और ट्रैकेट्स को क्या बोलते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, ट्रैकेट्स यहाँ पर आ रहा होगा हिंदी में। और क्या होता है, और फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, नल जैसे, नलिकाएँ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, नलिकाएँ, ऐसी संरचना जो कैसी हो, पाइप जैसी हो, जो कैसी हो, नल जैसी हो। नल मतलब कि पतली पतली पाइपलाइन जैसी, ठीक है। सीव ट्यूब्स कुछ इस तरीके की होंगी। और सहायक कोशिकाएं, कॉम्पेनियन सेल्स भी इधर होंगे, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, जाइलम के अंदर, वेसल्स और ट्रैकिड्स। अब आप देखिए प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो वाटर मूव करेगा वो किसके थ्रू करेगा, कैपिलरिटी मूवमेंट के थ्रू। किसके थ्रू, कैपिलरिटी मूवमेंट। ये कैपिलरिटी मूवमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, वो कराता है हमारा जाइलम। इंपॉर्टेंट है, प्लांट में जो वाटर रूट से ऊपर आ रहा है, रूट से ऊपर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, कैपिलरिटी मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपिलरिटी मूवमेंट की अपनी एक आप बोल सकते हो लिमिटेशन है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पानी को नहीं पहुंचा सकता। अब इस चीज़ को दोबारा समझे मैंने क्या बोला है। पानी जो है वो रूट में आएगा किधर से, सॉइल से। आपको पता होना चाहिए जब पानी रूट में आ रहा था उसी टाइम सॉइल से रूट में बहुत सारे आयोन्स भी आ रहे थे। आयोन्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके के एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स चार्ज्ड हो। चार्ज स्पीसीज आर नोन एज एलिमेंट, चार्ज स्पीसीज आर नोन एज, द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयोन्स। क्या होते हैं वो, आयोन्स, आयोन्स, ठीक है। आयोन्स क्या होता है, एक प्लस वाला होता है, एक नेगेटिव, एक माइनस वाला होता है। एनाइन और कैटाइन, ये आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाले सर ने आपको क्लियर करा दिया होगा। अब इधर देखिए क्या है, वाटर जो है वो मूव कर जाएगा रूट में, किधर, रूट में। उसी के साथ साथ इस सॉइल से हमारे प्लांट की रूट में क्या आ रहा है, आयोन्स आ रहे हैं। अब देखिए आयोन्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आयोन्स की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, तो हमारा वाटर कहेगा अरे मुझे भी तो अंदर आने दे। तो वो इस आयोन्स का जो प्रेशर था, आयोन्स का जो प्रेशर बन रहा है उसको कम कर देगा। वाटर जो है इस प्रेशर को ख़त्म कर देगा और खुद अंदर आना शुरू कर देगा। जब वाटर अंदर आना शुरू कर देगा वो धीरे धीरे आएगा, स्टेडी मूवमेंट होगा, एक जैसी स्पीड होगी, मतलब बहुत कम स्पीड होगी। जब वाटर धीरे धीरे अंदर आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्लांट के टॉप तक पहुंच जाए। 100 मीटर का प्लांट है तो 100 मीटर ऊपर पहुंच जाए, नहीं, ऐसा पहुंच नहीं सकता। तो उधर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होता है, ट्रांसपिरेशन चाहिए होता है। क्या, ट्रांसपायरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन। ये क्या प्रोसेस होती है, इसके तहत क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो एक सक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, सक्शन। सक्शन मतलब जैसे आपने एक पाइप डाला ज़मीन की, नहीं, आपने एक पाइप डाला बाल्टी में या एक बहुत बड़े टैंक में आपने पानी डाला और आप छत पर उस पाइप को ले गए और आपने अपने माउथ से उसे सक कर लिया। जब आप उसे सक करोगे तो पानी जो है नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके का सक्सेशन पंप बनाता है हमारा ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या बनाता है, सक्सेशन पंप। सक्शन यानी कि चूसते हैं ना, जिस तरीके से वो एकदम से ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर आपने पेन देखा होगा, पेन को हम थोड़ा सा चूसते हैं तो उसकी जो निप होती है, उसकी जो इंक होती है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। वो एक तरीके का सक्शन प्रेशर होता है। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास में, 11th क्लास में। तो नॉर्मल जो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का मूवमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था। जाइलम का देखिए जो वेसल्स और ट्रैकेट्स है, इन्होंने पूरा नेटवर्क बना रखा प्लांट्स में। धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है और ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कैसे, एक ही डायरेक्शन में, रूट से ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। फिर क्या है कि ये जो प्रेशर था इसका, जाइलम का, रूट से ऊपर खींचने का, ये बहुत कम था। इसको तेज किसने किया, ट्रांसपायरेशन ने किया। यानी कि इवापोरेशन जब होगा तो प्लांट के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और जो पानी रूट से आ रहा था ऊपर, वो तेज़ी से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं फूड की। फूड किस तरह से ट्रैवल होता है, देखिए प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो ट्रैवल होता है सुक्रोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। सुक्रोज क्या है, एक कॉमन शुगर है। सुक्रोज जो है वो कॉमन शुगर है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कॉमन शुगर का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज। प्लांट के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब क्या होती है, जो नल जैसी स्ट्रक्चर होती है, नली जैसी स्ट्रक्चर होती है। कंपेनियन सेल क्या होते हैं, सहायक कोशिकाएं। तो ये सहायक कोशिकाएं और ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट कराती है। और ये कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल, या तो ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, दोनों साइड जा सकता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लीफ से जाएगा अदर पार्ट्स तक। कहाँ, लीफ से अदर पार्ट तक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है वो क्या है, एक टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू पूरे प्लांट में है, पूरे प्लांट में है। तो मान लीजिए एक जगह फ्लोएम टिश्यू ने बहुत सारा फूड इकट्ठा किया हुआ है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अब बढ़ गया है। जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये फूड जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। मान लीजिए एक टिश्यू 1 है, यहाँ पर टिश्यू 2 है। टिश्यू 1 के पास बहुत सारा फूड है, टिश्यू 2 के पास कम है।
तो यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और टिश्यू 2 के पास पहुँच जाएगा। इंपॉर्टेंट है किस तरह से हो रहा है, देखिए ज़्यादा फूड से कम फूड की तरफ जाएगा और ये चीज़ कौन करा रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ फूड ज़्यादा होगा और वो फूड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अब वो कम होना चाहता है, अब वो कम होना चाहता है क्योंकि वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ चुका है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ चुका है तो यहाँ पर वाटर भी एंटर करेगा, वाटर इसको प्रेशर डालेगा और जो ये फूड है ये आगे मूव करना शुरू कर देगा जहाँ पर फूड की कमी है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, जो सुक्रोज होती है, जो सुक्रोज होती है वो कहाँ पर चली जाती है, वो चली जाती है बर्ड्स पर, कलियों तक। कहाँ, कलियों पर। इंपॉर्टेंट है शुगर, स्प्रिंग सीजन में शुगर जो है, सुक्रोज, शुगर जो है क्या है, सुक्रोज क्या है, एक शुगर ही है, वैसे तो शुगर ही है। तो ये कहाँ पहुँच जाती है, ये पहुँच जाती है बर्ड्स में। कहाँ पर, बर्ड, बर्ड क्या होता है, बर्ड, बर्ड यानी कि कली, फूल की कली उधर पहुंच जाती है। और बर्ड क्या होते हैं, बर्ड्स में पहुंच जाती है। ठीक है, किस सीज़न में, स्प्रिंग, वसंत के सीज़न में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लें, इसको ज़रूर दोबारा देख लें, मैंने शॉर्ट में करा दिया। बुक को ज़रूर रीड करें, बुक को ज़रूर रीड करें और इसे अच्छी तरह देख लें, समझ आ जाएगा। चलिए गाइस, तब तक लिए आपने ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर का और मास्क का प्रॉपर यूज़ करिए। इसके बाद एक टॉपिक है, वो है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट इसके बाद टॉपिक है, बहुत सिंपल है, मैं यहीं पर क्लियर करा देता हूँ। एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या है, वाटर जो प्लांट जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को। प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। नोट कर ले अपनी कॉपी में, ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, O2, O2 प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। H2O पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी हुआ पड़ा है, वो भी उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। गम्स, रेजिन्स और फ्रूट भी आप बोल सकते हो, फ्रूट के ऊपर जो वाटर आया है वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ क्या है, और इसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सॉइल में भी चले जाता है प्लांट्स के से। कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में भी भेज देता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है प्लांट से, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से निकाला जाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, वो निकाला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एक्वाटिक प्लांट में डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को हटा दिया जाता है प्लांट से, प्रसरण के द्वारा। एक्वाटिक प्लांट में जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं उधर से उनके अंदर बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो पड़े, खतरनाक सब्सटेंस जो जमा हुए पड़े, खतरनाक पदार्थ जो जमा हुए पड़े, उनको निकाल दिया जाता है किसकी हेल्प से, डिफ्यूजन यानी कि प्रसरण की हेल्प से। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा।